हेलो एवरीबॉडी, मैं राफिज सिद्दीकी। आज कुछ सवालात जहन में हैं जो सोचा क्यों ना अज़हर भाई से डिस्कस किया जाए, और अज़हर भाई के अंदाज़ में सुनेंगे कि अज़हर भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। अज़हर भाई से बात करते करते अज़हर भाई ने कहा क्यों ना ये सब बात वीडियो रिकॉर्डिंग करें। तो आप जानते हैं कि जो हालात देश के चल रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम फसाद करने की कोशिश की गई है। नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, जो जिस तरह से उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है और उनके शान में गुस्ताखी करने की कोशिश उन्होंने की। नवीन जिंदाल ने गुस्ताखी करने की कोशिश की, और उसके बाद जो फसाद का माहौल पूरे देश में फैल रहा है, जिस तरह से मामला चल रहा है, तो मेरे जहन में बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो मैं अज़हर भाई से पूछना चाहूँगा कि अज़हर भाई, इन सब हालात के ऊपर आपका क्या कहना है कि ये नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और ये सब जो हो रहा है, क्या मामला है? जी बहुत बहुत शुक्रिया राफे भाई। मैं उससे पहले चंद बातें रखूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। असल में कल अमित शाह जी का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जो माजी में जो गलती हुई हैं, यानी तारीख़ में या हिस्ट्री लिखने में जो गलतियाँ हुई हैं, उस गलती को वो सुधारेंगे और उसको सही करेंगे। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है वो करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अच्छी बात है, इसमें कोई मैं गलत नज़रिए से मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर माजी में गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं माजी में। अब किस हद तक वो रेक्टिफाई करते हैं, किस हद तक वो उसको सही करते हैं और वो कितना कर पाएंगे, वो हम लोग अगर हयात से रहेंगे हम लोग भी देखेंगे और आने वाले नस्ल जो है वो भी देखेंगे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप जानते हैं कि जो सिंधु नदी की सभ्यता, जिसके लिए कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वाज द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम। दुनिया में 2-4 सिविलाइजेशन अगर हुई थी तो सिंधु नदी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वाज द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। और हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के ताल्लुक से आपने हिस्ट्री में पढ़ा, हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा कि जिस तरह से वो लोग रहन सहन करते थे और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते थे उस ज़माने में। बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन। पीपल थे। तो ये असल में क्या हुआ, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनको खुद पर गुस्सा आ गया। अच्छा। और वो अपने एडवांस सिविलाइजेशन को उन्होंने मिसमार कर दिया खुद से। जैसे हम लोग तो खुद आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से कोई नहीं आया था और किसी ने उसको मिसमार नहीं किया, वो खुद कर दिया? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री जो हमें बताई गई है वो सब गलत है? अब आप किसी भी अंदाज में ले, इसको किसी भी अंदाज में ले कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाहर से आर्यंस आके नहीं तोड़ा या मिसमार नहीं किया। मतलब आप अपनी ज़ुबानी बीजेपी की बात करना चाह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, आप बीजेपी की बात, मैं तो अपनी बात ही कर रहा हूँ कि चूँकि हिस्ट्री में माजी में गलती हुई है हिस्ट्री लिखने में, तो हम लोग गलती को सुधारेंगे। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो है वो उन्होंने खुद से बर्बाद कर दिया। हो सकता है कोई और रीज़न हो, या पानी का नहर जो है सूख गया होगा, या तालाब सूख गए होंगे, या इस तरह का, या उनको गुस्सा आया होगा, तो इसी वजह से उन्होंने। तो फिर आप ये बताएं कि ये जो आर्यंस लोग फिर कौन थे? नहीं, आर्यंस तो अब बाहर से आए ही नहीं। आर्यंस तो इसी देश में जो आर्यपुत्र बोलते हैं वो हकीकत में इसी देश का हिस्सा था। अच्छा। वो कभी भी बाहर से नहीं आए, आक्रांता होकर के नहीं आए। ना उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बर्बाद किया, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो तो आप ये कहना चाहते कि वो सेंट्रल एशिया से आर्यंस नहीं आए थे और उन्होंने हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को बर्बाद नहीं, अगर सेंट्रल एशिया से आए थे, अगर मैं कह देता हूँ, तब तो आज के जो आर्यंस के वंशज हैं वो तो बाहर के हो जाएंगे। जैसे मुस्लिम रूलर्स जो है बाहर से आए थे, तो आज के जो उनके जो वंशज है, आर्यंस के वंशज, तो वो भी तो बाहर से आए होंगे। तो उनको भी, जैसे मुसलमानों को कहा जाता है कि मुगलों के औलाद, तो वो लोग पाकिस्तान चले जाए, देश के बाहर चले जाए, तो फिर आर्यंस के ताल्लुक से जो उनके जो वंशज हैं, फिर उनको भी कहा जाएगा आर्य पुत्र सब बाहर जाओ, इस देश छोड़ करके, ये तो आदिवासी मूल निवासियों का मुल्क है। तो आर्यंस बाहर से नहीं आए। आर्यंस बाहर से नहीं आए। चलिए, आर्यंस बाहर से नहीं आए,
आर्यंस जो है उसी देश के हैं, जी। बाकी सब बाहर से आए, ऑब्वियसली बाकी सब बाहर से आए। बाकी सब बाहर। जी जी और मोहनजोदारो और हड़प्पा को जो है उन्होंने खुद अपने आप से, अपने हाथों से जो जी अपने जी, अपने एकदम घर को वो तबाह कर एकदम दिया। गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, वो सब कुछ तोड़ दिए, सिविलाइजेशन को मिसमार कर दिए। वाह क्या बात है। जी जी। चलिए बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। ये बताएं जो जो हालात अभी चल रहे हैं और जिस तरह से गल्फ वालों ने अभी बॉयकॉट किया है, जी जी कतर ने जिस तरह से किया, कतर ने तो ये भी कर दिया कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब का जो डिनर था उसको होल्ड करा दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे डिनर। जी ये और उसके बाद हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट कर दिया गया, उनके जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स को हटा दिए गए। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मैं पहले वाली जो बातें हमने की तारीख के ताल्लुक से, हिस्ट्री के ताल्लुक से, उसके साथ कुछ रिजॉइनर दे देता हूँ। ये जो खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं, जो खजुराहो के जो टेम्पल्स है, उसमें अश्लील मूर्तियाँ देखते हैं और इस काइंड ऑफ इट्स, आप अगर मूर्ति देखेंगे अपने बच्चों को वहाँ ले जा नहीं सकेंगे, इस तरह से अश्लील मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इट्स अ काइंड ऑफ पोर्नोग्राफी पिक्चर्स वो देखेंगे तो हकीकत में वो ऐसा कुछ अश्लील वश्लील नहीं था। हमारे देश के धरोहर है, ये कल्चर है और इट वाज एन आर्ट, समझ गए ना, ये आर्ट है, उसको बनाया गया है टू एडुकेट। तो सेक्स एडवांस एजुकेशन की आप बात कर रहे जी हैं। जी जी, वो सेक्स एडुकेशन के लिए बनाया गया था। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आप गलत सेंस में ना ले एकदम। चलिए सही। वो जो अशोका, सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने बुद्धिस्टों को मारा ही नहीं कभी। अच्छा। वो लाखों लाख बुद्धिस्ट जो थे, खुद मर गए? नहीं, वो खुद मर गए और खुद आपस में लड़ भिड़ गए। और यहाँ से उनको जो खदेड़ा गया, जो हिस्ट्री में हमको बताया जाता है, वो खुद भाग गया, आपका वो कहने का खुद मतलब। भाग गए, नेपाल भाग गए, भूटान भाग गए, चाइना भाग गए, वो लोग खुद से चले गए। सावरकर का आपने नाम सुना होगा, जिनको वीर कहा जाता है। माफीनामा दिया था सावरकर ने? नहीं नहीं, एकदम नहीं, वो अंग्रेजों ने माफीनामा। क्या बात कर रहे हैं? जी जी, सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा नहीं सर, दिया? अंग्रेजों ने क्या किया, सावरकर खुद से जेल में गए। अंग्रेजों ने क्या किया, उनको हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगा, भैया आप जेल से कब निकलिएगा, आप जेल के बाहर कब जाइएगा। तो एक्चुअल फैक्ट ये है। जी जी, उनके घर में जरा परेशानी थी तो उनको जेल में सुकून मिलता था, तो वो जेल चले गए और जेल से निकलना नहीं चाह रहे थे। तो अंग्रेज चूंकि उनको रूम चाहिए था और भी स्वतंत्रता सेनानियों को भरना था, तो ऑक्युपाई कर रहे थे एक रूम को, तो उनको बार बार माफीनामा लिख के भेज रहे थे कि आप प्लीज़ जेल से निकल जाइए, जेल से निकल जाइए। तो निकल नहीं रहे थे। तो ये हकीकत ये है, सावरकर ने कभी भी माफीनामा नहीं लिखा, वो गलत हिस्ट्री। हम मुगालता में थे। अरे तो अमित शाह जी ने कहा ना कि गलत जो गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो यही सब रेक्टिफाई करना है। ये सब गलतियां जी जी जी, है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने वो कतर वाली बात नहीं कही कि कतर अरब कंट्रीज है, इन्होंने आज हमारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया। यहाँ तक कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू का डिनर को जो है उसको जो है बॉयकॉट किया गया। तो इस पे आप क्या कहने हैं? भाई इस पर तो मेरी बहुत सारी बातें हैं, मगर उसके साथ साथ और भी एक रिजॉइंडर दे देता हूँ कि वो जो मुसलमान इस देश के अंदर आए, जिनको बताया जाता है कि आक्रांता है, इन्वेडर्स है, अच्छा, मगर इस देश के अंदर कभी किसी ने एक दूसरे के साथ लड़ाई ही नहीं। ये जो राजा महाराजों का एक दूसरे के साथ लड़ाई होती थी, जहाँ तक मेरे इल्म है, जी जी, मुझे तो ये पता चला कि बाबर को बुलाया गया था और उस जमाने में बहुत आपस में लड़ाई हो रही नहीं थी। नहीं, ये गलत बात है। अलग अलग जो है ये लोग जो क्षत्रिय थे, राजपूत थे और जितने भी इस तरह के जितने या फिर द्रविडियंस थे, तो आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाइयाँ हो रही थी, फाइट्स हो रही थी। तो किसी एक राजा ने जो है वो बाबर को दावत दी कि तुम इंडिया आओ और यहाँ पे जो है इंडिया में जो है नहीं नहीं, ये सारी गलत चीज़ें हैं। यहाँ तक कि ये भी बातें हैं कि एक दूसरे के रानी को हासिल करने के लिए, बीवियों को हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। राजपूत और मराठों में जो हर दौर में लड़ाई और आपस में भिड़ते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर रहते थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मुल्क था, कभी उन्होंने मोहब्बत से रहते थे, प्यार भरा हुआ जी जी। और अभी आपके मुद्दे पर आते हैं जो आप बार बार सवाल कर रहे हैं, ये अभी जो मौजूदा कतर वाला मुद्दा है या गल्फ कंट्रीज वाले, जी जी जी, उस मुद्दे में क्या हुआ। उस मामले में आप कह रहे हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट को जो है इन्होंने डिनर पे बुलाया, उसके बाद फिर डिनर को कैंसिल कर दिया। ये सरासर मैं बेइज्जत फील कर रहा हूँ। जब से मैं इस बात को सुना हूँ, मैं जिल्लत महसूस कर रहा हूँ। ये इस तरह की चीज़ें, हमारे भारत जैसे एक मुल्क, इतना बड़ा मुल्क है जिसकी हज़ारों सालों का इतिहास है, हम बहुत बड़े नेशन हैं,
हमारे वाइस प्रेसिडेंट को इस तरह के ट्रीटमेंट ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं हम लोग। इसका जवाब हम लोग देंगे, बहुत ही जल्द देंगे। कैसे कैसे देंगे, कैसे? आप देखिए, जो हम लोग ये बोलते हैं ना, गल्फ नेशन से हम लोग तेल लेते हैं, हम लोग तेल लेना बंद कर देंगे। अच्छा। हम लोग जो भी क्रूड ऑयल है वो गल्फ से हम लोग खरीदेंगे ही नहीं। और गैस 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 भी नहीं लेंगे। अच्छा, इसलिए नहीं लेंगे, आप देखिए ना, गडकरी जी, नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा, वो जीरो एमिशन वाले इलेक्ट्रिक कार्स ला रहे हैं, बैटरी ऑपरेटेड कार्स ला रहे हैं। तो मतलब मकसद क्या यही है कि गल्फ से तेल लेना हम बंद करने वाले हैं? हमको कोई पेट्रो डॉलर चाहिए ही नहीं। ओके, हम इसलिए या हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो चावल दाल अनाज जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट भी हम लोग बंद कर देंगे। उनका ये मजाल हमारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। हम उनको सबक सिखाएंगे। ये ऊंट और बकरी चराने वाले लोगों को हम सबक सिखाएंगे। ये गल्फ से हम लोग कोई भी तेल नहीं लेंगे। और जो करोड़ों लोग जो वहाँ नौकरियां कर रहे हैं हमारे भाई, उनको भी बुला लेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने वादा किया है 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए। वो तो 2014 में किया जी, था। अब तो 2000, आप शायद नहीं मालूम, भाई 2024 में एक भी नौकरी नहीं सर, 2024 में 4 करोड़ नौकरियां हम लोग देने वाले हैं हर साल। क्या बात! अरे ये वादा करेंगे, हम लोग मैनिफेस्टो में लाएंगे। आप देख लीजिएगा, गल्फ वालों को वापस बुला लेंगे। गल्फ वाले जितने हैं वहां पर, उनको बुला करके नौकरियां देंगे हम लोग। नौकरी लो वापस। हाँ, इवन कि सोनू निगम को भी बुलाएंगे। अच्छा जी, सोनू निगम वो कह रहे थे ना, यहाँ अजान सुनने में उनको तकलीफ होती है, नींद में बहुत अच्छी लगती है। नहीं, वो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं दुबई की अजान, दुबई की अजान तो उन्हें बहुत वो कह रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि वहां तो अजान अब हो सकता है सोनू निगम को वहां पर सूदिंग लगता है। नहीं, सोनू निगम को वहां पर बिजनेस मिल रहा है, अभी तो उनको गाने नहीं मिल रहे हैं इंडिया के अंदर। हो सकता है दुबई में क्लब्स में, पब्स में, या उनके शोज हो रहे हैं। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि सोनू निगम को हम दुबई से वापस बुला लेंगे? जी, सोनू निगम आ जाएंगे, हमारे यहाँ बहुत शोज होंगे। मोदी जी हो सकता है उनको राज्यसभा सीट भी दे दे। अच्छा। क्योंकि इस तरह का ट्रेंड है हमारे देश के अंदर। जी, अच्छा। तो मगर आप ये बताएं, जिस किस्म की अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या ये प्रोटेस्ट सही है? क्या हमारे यहाँ संविधान नहीं है, या क्या हमारे पास कोर्ट्स नहीं है? ये प्रोटेस्ट क्या बर्दाश्त के लायक है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अभी आप जो कहना चाह रहे हैं वो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जी का बयान जो आपने सुना होगा, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने दिया है। तो मैं आपको बहुत इन ए वेरी सीरियस नोट ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर रोज़ जो है मुसलमानों को जेल में ठूसा जाता है। अब आप देखिए, ये जो यूपी में जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कम से कम 50 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो वो बच्चों को बाज़ाब्ते पकड़ के मारा गया है और बेदर्दी से मारा गया है। उसका वीडियो भी आ गया है। जिस तरह से वो डंडा चला रहे हैं, जो उनकी बैकलिफ्ट है, और जिस तरह से मार रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले पता नहीं कहाँ हैं। ये अब अजब बात है ये। तो क्या मगर आपको जो मैं बताना चाह, ये जो गल्फ कंट्रीज वाले उनके पास आएंगे बेल कराने के लिए, कोर्ट में केस लड़ने के लिए, वो उनके घर वाले ही ना जाएंगे, उनके घर वाले ही ना दौड़ेंगे कोर्ट में और पुलिस थाने में। उनके घर वाले वहाँ पर अपने पैसे खर्च करके जाएंगे और जो भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये तो गल्फ वाले तो नहीं आएंगे। तो गल्फ वाले इस तरह का जो बॉयकॉट कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, और जो भी है उनको समझना चाहिए वो हमसे बहुत ही छोटा मुल्क है, हमारे ऊपर वो डिपेंडेंट है। हमारे लोग जा करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि गल्फ अगर आज बचा हुआ है तो वो हमारे लिए? जी हाँ, और वो जो मुसलमान जाते हैं वो तो C क्लास D क्लास जॉब करते हैं वहाँ पर। वो उनको छोड़ दीजिए, वो दर्जी का काम करेंगे, फिटर का काम करेंगे, वो वेल्डिंग का काम करेंगे, वो दिगर छोटे छोटे काम करेंगे। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जितने हिंदू हैं उनको सारों को बुला लेना चाहिए। अच्छा, तो उनको बुला के तो नुकसान हो जाएगा, फिर गल्फ वालों का नुकसान हो जाएगा, और वो लोग यहाँ आके उनको नौकरी आप देंगे? वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने वादा किया है। अच्छा, 4 करोड़ नौकरी। तो आप देखते जाइए, क्या हमारा $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है कुछ दिन, तब हम दिखा देंगे उनको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीडीपी की जो हमारी हालत खराब है, ये बेवकूफ़ मतलब नहीं, वो तो गलत दिखाया जाता है। हमारे यहाँ जो हमारे खिलाफ वाले जो मीडिया है, जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि जीडीपी 3 तक पहुंच गई है या 2 तक पहुंच गई है, 2.5 2.3। हाँ, जो भी है ये वो नेगेटिव भी ये पाकिस्तान और दिगर लोगों का, चाइना वालों का साजिश है। वो तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये उनकी साजिश है, ये उनसे फंडेड है,
और ये उनके बोलने पे ये सब कर रहे हैं। हमारा जीडीपी मेरे ख्याल से वो दुनिया में 8 सबसे बेस्ट है। 8 और 10 के करीब करीब है। देखिए हम लोग खाना देते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज, हम लोगों ने बांटा कि नहीं? और कितने सारे हम लोगों ने वैक्सीन दिया, हमारे देश सारे लोगों को वैक्सीन लगवा दिया। लगभग 95% 95% हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। उसका जो टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट किया कि नहीं? तो ये गलत बात है। ये जो जीडीपी वगैरह उसको छोड़िए, हम लोग खाना तो दे रहे, अनाज तो दे रहे। असल बात इसको देखिए आप लोग, और क्या कौन क्या बोल रहा है वो हमारे देश के खिलाफ साजिश है, उस पर मत जाइए आप। मतलब हमें मीडिया की बात नहीं सुननी चाहिए, और जो न्यूज़पेपर्स में जीडीपी के फिगर्स आ रहे हैं उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, और सिर्फ प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो बोले उस पर एक आप कह रहे हैं कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि 72,000 रेलवे की नौकरियां जो है वो खत्म कर दिया गया है, और रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, बहुत सारे पोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट नौकरियां खत्म होते चले जा रही हैं। तो मतलब इसमें क्या आप कहना चाह रहे हैं? सर हमारा टारगेट है क्या मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बढ़ोतरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? तो ये नौकरियां क्या मतलब फिर वो कहाँ से पैदा होगा और कैसे क्या होगा? सर हमारा टारगेट है ये जो डिफंक्ट जो कंपनीज है, मतलब जिससे कोई फायदा मुनाफा नहीं हो रहा था, हम लोग वो सब बेच रहे हैं। हम लोग तो रेलवे भी डिफंक्ट था तम आप हमने तो पूरा रेलवे नहीं, हमारा डिफंक्ट नहीं पूरा रेलवे तो नहीं बेचा ना हम लोग। एयरपोर्ट्स हमारे हम लोग प्लेटफॉर्म बेच रहे, कुछ रेल बनाने वाले जो जगह है, मैन्युफैक्चरिंग का जगह है। ये बताएं जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू शायद अगर प्राइवेटाइज आप कर रहे हैं तो बहुत रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो वो अदानी और अंबानी जैसे लोग वो तो प्रॉफिट देखेंगे, अगर उनको नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे? वहाँ ट्रेन रुकेगी? हम लोग तो ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। देखिए हमारा टारगेट है 6 लाख करोड़ हासिल करना यहाँ से। नहीं, वो आप किसके लिए हासिल करेंगे? अपने देश लिए के लिए या देश के लिए? देश के लिए, या देश के लोगों के लिए, या फिर वो विस्टा जो इको विस्टा जो आप बना रहे हैं उसके लिए? नहीं, मकसद क्या है? देखिए पार्लियामेंट बिल्डिंग 100 साल पुरानी हो गई है, तो नया जो एमपीज आएंगे उनको तो सही से जगह देना पड़ेगा, वो उनके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो हम तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो हमने जो हवाई जहाज़ खरीदा है 8,500 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर के लिए, जी। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं। अब मेरे बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाद कोई और प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो भी उसमें बैठेंगे। मोदी जी सिर्फ अपने लिए नहीं किया, वो अपने लिए नहीं खरीदा है। सेल्फिश आदमी एकदम नहीं है वो। नहीं ऑब्वियसली नहीं है। ये पार्टी देश के लिए सबसे अच्छा पार्टी है। ये पार्टी देश की भलाई के लिए सिर्फ सोचता है जी, और इस पार्टी से लोगों को सिर्फ भला हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के ज़माने में जो लोग अपने घरों को छोड़कर जो रास्ते पे चल रहे थे नंगे पैर, ये सब क्या झूठी खबरें थी? नहीं वो तो देखिए वो भी पाकिस्तान और चाइना की साजिश है। अच्छा, देखिए लोग अपने से जा रहे थे अपने घर। अब देखिए उनको तो अपने घर वालों से मिलना था। अब मोदी जी या प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई आप लोग अपने अपने घर जाइए क्योंकि वायरस का अटैक हो सकता है, तो मोदी जी ने उनको बचाया। अच्छा, अब वो उन्होंने खुद से कहा, कैसे बचाया? उन्होंने खुद से कहा कि हम लोग पैदल जाएंगे। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी रास्ते में चलते 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 थक कर, हज़ारों किलोमीटर कई 100 किलोमीटर पैदल चल के धूप में, कड़ी धूप में, तो मोदी जी ने उनके लिए क्या किया? भाई मोदी जी उनके लिए देखिए स्पेशल ट्रेन चलवाया, स्पेशल बसेस चलवाया, और कुछ ट्रेन जो ऐसा हुआ कि वो बंगाल जाते जाते उड़ीसा तक पहुंच गया। वो अलग बात है, उसको आप मत इसमें डालिए। मगर उन्होंने ये इसमें क्या उड़ीसा के पैसेंजर्स भरे हुए थे ज़्यादा, नहीं, इसलिए पहले उड़ीसा चले गया? वो जैसे बिहार जाने वाली ट्रेन थी, हाँ। तो उड़ीसा चले गई। तो अब जो है उस दौरान लॉकडाउन के दौरान जो है जो रेलवेज के जो लोग थे, मेरे ख्याल से बंगाल में या बिहार में वायरस ज़्यादा था, इसलिए वो उड़ीसा की तरफ चले नहीं रेलवेज के जो लोग थे वो जरा आराम कर रहे थे उस वक्त में। उन्होंने लाइन को डाइवर्ट कर दिया, वो बिहार जाते जाते उड़ीसा चला गया। तो इसमें मोदी जी का क्या कसूर है? नहीं, सही है, कोई बात नहीं। ये बताएं, जो हज़ारों लाशें गंगा में जो बही हैं और ऑक्सीजन की जो कमी रही, तो ये इस पे क्या कहना है आप? नहीं, ये सरासर फेक न्यूज़ है। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनली ये फेक न्यूज़ किया गया है। इसमें कुछ चैनल्स जो आप जानते हैं, कुछ हम लोगों के खिलाफ, जो मोदी जी के खिलाफ कुछ चैनल्स हैं, उन्हीं लोगों का इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो जो लाशें आप देख रहे थे वो पहले से 2014 के पहले की लाशें हैं।
क्या बात वो जब नदी सूख गई थी ना, तो वो लाशें जो निकल आई थी 2014 के पहले वो की। नीचे से सब जी, बाहर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो 2014 के पहले क्या की बात। है। तो ये समझ में आया आपकी बातों से अजहर भाई कि बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं हो सकती है। बीजेपी इस देश को बहुत ऊंचा लेके जाने वाला है, इसकी जीडीपी को एकदम आसमान में लेके चला गया ऑलरेडी। कई हज़ार ट्रिलियन डॉलर जो है इसके जो है वो इकोनॉमी को लेके चला जाएगा। 4 $6 करोड़ ट्रिलियन डॉलर। 6 ट्रिलियन डॉलर। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब उन्होंने वादा किया है तो वो करके वो दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। और आप जानते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है, मुमकिन है, वो करके ही दिखाएंगे। सब मुमकिन है। चलिए ठीक है, मोदी जी हैं तो क्या क्या मुमकिन है आगे भी देखेंगे हम लोग। अभी तक तो हम लोग बहुत कुछ देखा है, आगे भी देखेंगे। आपकी बात को भी हम लोग देख लेंगे कि भाई कहाँ तक वो सच्चाई साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राफेल भाई।